वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। आज हम करने वाले हैं बेटा यूनिट 1 का पार्ट 3 करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी आपका जो सब्जेक्ट है, प्रशासन और लोक नीति, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का है। पॉलिटिकल साइंस में 5th सेमेस्टर है ये। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं करा चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लीजिएगा। अब हम करने वाले विकास प्रशासन, ठीक है बेटा, क्योंकि हम प्रशासन समझ चुके सबसे पहले वीडियो में कि प्रशासन क्या है, पूरा हमने कर लिया प्रशासन क्या है। उसके बाद देख लिया हमने निजी प्रशासन और लोक प्रशासन क्या है, वो भी समझ लिया। अब करेंगे कि उस प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ये जो प्रशासन है वो आगे कैसे बढ़ा, उसका डेवलपमेंट कैसे हुई, इसको समझेंगे बेसिकली हम, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। ये रह रहा है लोक प्रशासन का विकास, कि ये आगे कैसे बढ़ा, इसका विकास कैसे हुआ। और एक और चीज़ देखो बेटा, ये यूनिट 1 का जो टॉपिक है आपका, इसमें सिर्फ क्या है, लोक प्रशासन का विकास। इसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। आगे जाके विकास प्रशासन, ये पूरी एक यूनिट है, इसमें भी इसी चीज़ को पढ़ेंगे, बस बहुत डीप में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ विकास के बारे में देखेंगे कि विकास कैसे हुआ, क्यों कारण हुआ, क्या कारण से विकास क्यों किया गया, ऐसे ये सब टॉपिक्स आएंगे। बाकी विषय ये जो है विकास प्रशासन पूरा हम डीप में 3rd यूनिट में करेंगे आगे। अभी ये करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल आईडी है बेटा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इस पूरी पीपीटी की ये है, पीपीटी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सभी वहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा। विकास प्रशासन क्या है, ये बोल रहा है कि विकास प्रशासन है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक बार स्लाइड पढ़ती हूँ। विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ विकास से संबंधित प्रशासन से है, कि उस प्रशासन का मतलब है इसका, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, विकास, के आगे बढ़ो, डेवलपमेंट करो, उससे रिलेटेड जितना भी प्रशासन है उससे संबंध है इसका विकास प्रशासन। यह सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में परिणामगत व गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, कि बदलाव करते हैं, कि कोई भी चीज़ है, मान लो बहुत समय तक चलती आ रही है, अब नई सिचुएशन है, नया टाइम है, नई प्रॉब्लम्स आपकी, उस हिसाब से उसमें कैसे बदलाव किया जाए, है ना बेटा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे साइबर क्राइम वाले जो सिचुएशन अब आई है, कि साइबर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, फ़ोनों से ही लोग लिंक भेज रहे हैं, उसको लिंक को टाइप आपने किया, आपके बैंक के सारे पैसे गए। ऑनलाइन जो इतना ये हो रहा है, पहले नहीं था इतना, पहले क्योंकि फ़ोन ही नहीं थे लोगों के पास। जो ये फ़ोन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, अब हुआ है, जो रिसेंट वाली जनरेशन है 20s वाले आया है समय, उसमें हुआ है। उससे पहले फ़ोनों का इतना प्रचलन था नहीं, रेडियो पे चलता था सब कुछ, सारा काम टीवी पे, दूरदर्शन चल रहा था, फ़ोन से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, तो क्या था तब, समस्या नहीं थी वाली। अब क्या है, नए समय की नई समस्या है, अब उस नई समस्या को नए तरीके से सुलझाना पड़ेगा ना, पुराने तरीके तो चलेंगे नहीं अब। तो अब यह है कि विकास प्रशासन के उसको आगे लेके जाओ, उसमें बदलाव करो, कि नई जो प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये अब ये बोल रहा है कि नया चीज़ करना, उसमें गुणवात्मक बदलाव करना, गुणात्मक, ठीक है बेटा। काफ़ी फंबल हो रहा है आज सुबह से, इसलिए यह सरकार की उस हर एक गतिविधि का नाम है जिसमें जन कल्याण या राष्ट्रीय विकास निहित होता है। हर वो चीज़, हर वो गतिविधि जिसमें जन कल्याण, जनता के कल्याण के लिए तथा राष्ट्र विकास होता है, ठीक है। सरकार की हर गतिविधि जो कहलाएगी ना, जिसमें जन कल्याण हो और राष्ट्रीय विकास हो, उसको क्या कहेंगे, विकास प्रशासन। के वो प्रशासन जो विकास की तरफ काम कर रहा है, विकास के लिए काम कर रहा है, वो क्या कहला रहा है, विकास प्रशासन। एक बार इसको देख लेते हैं। विकास प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है। गतिशील क्या होता है बेटा, चलती हुई चीज़। रुकी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं, थमी हुई। गतिशील का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ रही है वो चीज़, तो ये क्या बोले, गतिशील, जो आगे की दिशा में बढ़ रही है, समय के साथ विकास के लिए अवधारणा है, जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन लाती है। क्या कर रही है, ये परिवर्तन ला रही है। पुरानी चीज़ें जो है उनमें परिवर्तन लाया जा रहा है हर प्रकार से, समाज में, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, हर प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। विकास की ओर लक्ष्य रखते हैं, इनका लक्ष्य क्या होता है, विकास की ओर, के आगे की तरफ बढ़ना, विकास की ओर लक्ष्य रखते हैं। यह देश के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं, हर एरिया में, ठीक है। जैसे राजनीतिक रूप से ले लो, लोगों की भावनाओं के उसमें ले लो, हर तरीके से ले लो, हर चीज़ में इनको विकास करना है। पढ़ाई हो गया, एजुकेशन हो गई,
हेल्थ हो गई लोगों की, वेल्थ हो गई, किस चीज़ में कैसे करना उसको, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ले जाओ, कोने कोने में क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं, वृद्धि लाते हैं, प्रगति की तरफ जाते हैं। प्रगति माने आगे की तरफ बढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना। समग्र विकास के लिए प्रयास करते हैं। समग्र माने सार्वजनीन, पूरी हर तरीके से ओवरऑल विकास करना इनका काम होता है। सिर्फ ये नहीं कि एक क्षेत्र पे ध्यान दें, हर क्षेत्र पे, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो या एजुकेशन हो, हर तरीके से इनको विकास करना है। ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले एडवर्ड ड्यूब्लेन विल्टनर ने पेश किया था। ये जो प्रस्तावन सबसे पहले इन्होंने किया था, इनका नाम एज इट इज ऐसे याद कर लेना, पेपर में लिख लेना, इनका नाम 2 बार लिख के याद कर लेना। इन्होंने इस प्रस्ताव को सबसे पहले वो किया। और एक बार देख लेते कि जो ये लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण गए हैं। ठीक है, एक बार ये देखो बेटा, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चरण गए हैं, इसके 5 स्टेप्स गए हैं। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ? 1887 में। ठीक है, और लास्ट कहाँ तक गया ये? 1970 से अब तक, टिल नाउ, अब तक 2023 जो चल रहा है अब तक के लिए। ठीक है, तो पहले चरण का नाम क्या है? राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। द्विभाजन मतलब क्या हो रहा है? 2 भागों में किसी चीज को बांट देना, किसी चीज को बांट देना। ठीक है, डिवाइड कर देना कि एक चीज इधर है, दूसरी चीज इधर है। तो इसमें क्या कहा गया था प्रथम चरण में कि राजनीति जो है वो प्रशासन से बिल्कुल अलग है, ये दोनों अलग अलग है। इस समय में क्या कहा जा रहा था? राजनीति और ये बिल्कुल अलग है। क्यों बेटा ये क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि देखो सरकार की जो भूमिका थी ना वो बहुत कम थी। ये देखो डेट देखो क्या है, 1887। सोचो कितनी पुराने समय की बात है। सरकार की तो कोई वैल्यू नहीं थी, और ये जो प्रशासन वगैरह इस सब क्या हो रहा था? स्टार्ट हो रहा था। प्रथम चरण है ना, फर्स्ट है, तो इसलिए क्या है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है, प्रथम में। तो सरकार की भूमिका तो बिल्कुल कम थी। मुक्त बाजारों को ज्यादा महत्व था, ओपन डोर थे कि कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, प्रारंभिक दिनों में ना प्रशासन की मौलिक सिद्धांत बन रहे थे, बिल्कुल स्टार्ट हो रहे थे ये। तो उस वक्त क्या था, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि इससे कोई लिंक हो सकता है राजनीति का प्रशासन से। ये इनको क्या था, बिल्कुल उनको अलग समझा जा रहा था कि ये दोनों तो एक दूसरे से अलग है। और इस समय कौन सी बुक आई थी? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका नाम क्या है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की बुक है ये। इन्होंने 1887 में ये बुक लिखी। ठीक है, फर्स्ट चरण में लिखी गई है, और इनको ही क्या कहा गया? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनका नाम जो है वुड्रो विल्सन, इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, जो इनकी बुक है ना, इसी से स्टार्ट हुआ प्रशासन के बारे में लोगों को पता चला। इन्होंने जो बुक लिखी है उसमें काफी अच्छी चीजें लिखी गई। लोक प्रशासन में ना राजनीति को पूरी तरह से अलग बता दिया इन्होंने, कि जो लोक प्रशासन है उसमें राजनीति का कोई रोल नहीं, बिल्कुल अलग है। इन्होंने इस पे सबसे ज्यादा विचार किया कि राजनीति एक तरफ है और प्रशासन एक तरफ है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ठीक है, धीरे धीरे अधिक इनके जो ये धीरे धीरे इनके टॉपिक से बढ़ते चले गए। क्योंकि देखो बेटा, इनकी बात जो है इतनी फेमस क्यों है, इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों चली गई? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो राजनीति है ना उसका काम क्या है? नीति बनाना, पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना। राजनीति वालों का काम क्या है? कानून बनाना। और प्रशासन वालों का काम क्या है? उस बने हुए कानून को लागू कराना। तो उन्होंने ये बोला कि दोनों अलग चीजें हैं, ये एक थोड़ी ना हो सकती है। राजनीति प्रशासन से बिल्कुल दूर है। ये ऐसे पांचों एज इट इज आपको पेपर में लिखने होंगे बेटा, इनके नाम ऐसे याद कर लो। बाकी की जो स्टोरी है वो बना के भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो एक बार, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बस ये कि जो ये वाले वर्ड्स है ना, द्विभाजन और ये सन वगैरह, ये एज इट इज याद करना है, इनको याद कर लो। बाकी की स्टोरी पूरी समझ लो, आराम से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड चरण की बात करेंगे, द्वितीय चरण प्रशासन के सिद्धांत। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला सन खत्म हुआ, इसी के बाद अगले में स्टार्ट हो गया ये 1927 में स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ कि प्रशासन के अलग अलग सिद्धांत आने लग गए, लोगों की विचारधारा बदलने लग गई और अलग सिद्धांत आने लग गए। इन्होंने किस चीज पर बल दिया कि वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक कार्य के जो सिद्धांत है उन पर बल देने लग गए। ये वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है बेटा, कि एक इंसान है उसको किस प्रकार काम करना चाहिए, एक प्रशासन कैसे चलना चाहिए, साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिक तरीकों के हिसाब से जो होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंस के तरीके से, उस पर बल देने लग गए। राजनीति जो प्रशासन से दूर है, इस पर यही बल रहा कि राजनीति और ये दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या, सिद्धांत जो वैज्ञानिक सिद्धांत पे बल देने लग गए। अभी जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, मानव संबंधी सिद्धांत है और शास्त्रीय सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत अगले उसमें आएंगे। यूनिट 2 में सारे सिद्धांत करेंगे आप। अभी हो सकता है आपको सिद्धांत समझ ना आ रहा हो कि किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है वैज्ञानिक सिद्धांत का। आगे सेकंड यूनिट कीजिए आप पूरी, उसमें सिद्धांत सारे समझ आ जाएंगे। जब वो एक बार सिद्धांत आप पूरे कर लोगे फिर आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या मतलब है वैज्ञानिक सिद्धांत का। यूनिट 2 पे आइए, रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यूनिट 2 में जैसे आएंगे सारे सिद्धांत हो जाएंगे। और देखिए 3-4 सिद्धांत है, तीनों चारों में से एक तो पेपर में आएगा, कन्फर्म है।
कि एक तो आएगा ही, ऑप्शन में दे देंगे, तो ये कि कोई एक सिद्धांत तो अच्छे से रट के जाइएगा कि अगर वो पेपर में आए तो आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका है वो पूरा हो जाए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस पे बल दिया गया बेसिकली। और अब अलग अलग विचारक आएंगे, अलग अलग विचारक आएंगे, लोक प्रशासन में सबके अलग अलग राय है, सब अपने अपने विचार रखेंगे। ये वाली चीज हुई, इसमें सिर्फ सिद्धांत है, विचार है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, पहले जो आई थी उस बुक का नाम क्या था, जो वुड्रो विल्सन ने लिखी वो अलग थी, अब ये वाली बुक अलग है। बुक के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ लिखते चलिए आप। फर्स्ट बुक का जो नाम, पहले चरण में जो बुक आई थी उसका नाम क्या था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने पूरी बात बताई कि इन्होंने वुड्रो विल्सन ने कि क्या है उनके हिसाब से, उनके विचार उन्होंने उसमें लिख रखे थे। अब दूसरे चरण में जो बुक आई ना, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन बुक्स के नाम लिख लीजिए आप कि कौन सी बुक किस चरण में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बुक में क्या था, पोस्ट कॉर्प के बारे में पूरा बताया गया। पोस्ट कॉर्प क्या है आपको मैं समझा चुकी हूँ, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको देखिए, उसमें पूरा प्रशासन में पोस्ट कॉर्प क्या है, कैसे काम करता है, पूरा डीप में विद डायग्राम्स मैंने आपको समझा रखा है। एक बार अगर आप अभी आपने नहीं देखे तो वो देखिए, वीडियो फर्स्ट जो हमारा पार्ट 1 है उसको देखिए, उसमें पूरा पोस्ट कॉर्प हमने बता रखा है। ठीक है बेटा, अब उसको इतना डीप में नहीं बताऊंगी, पूरे उसके 7 चरण जाते हैं कि पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है, एस से स्टाफिंग है, डी से डायरेक्शन है, सी से कॉर्पोरेट है, ओ से ऑर्डर है, आर से क्या होता है, आर से रिपोर्टिंग है, बी से बजट है। ऐसे पूरे ये टॉपिक चलेंगे, वो मैंने डीप में समझा रखा है, उसको देख लीजिए आप एक बार। इसमें क्या किया गया, सेकंड वाले चरण में पोस्ट कॉर्प पे ज़्यादा से ज़्यादा वो किया गया, सिद्धांत वो दिया गया कि साइंस के हिसाब से, साइंस कह रही है ना, साइंस वाला टॉपिक आएगा तो पोस्ट कॉर्प पे ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया। सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा गया इसको, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत आ गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सिद्धांत बहुत सारे आए, इसलिए क्या कहा गया, सिद्धांतों का स्वर्ण युग। ठीक है बेटा, अब तीसरा करेंगे, तीसरे वाला का नाम क्या है, चुनौतियों का युग। अब इसे चुनौतियों का युग क्या क्यों कहा जा रहा है, देखो पहला चरण आया, बुक आई उसमें ये लिखा हुआ था, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा आई, दूसरी बुक आई, उसमें अलग अलग सिद्धांत लिखे तो उसको लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले में क्या हो गया, चुनौती का युग क्यों कहा जाने लग गया, कि जो इनकी बातें लिखी हुई है ना, जो इतने सिद्धांत लिखे गए, उनकी आलोचना होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि देखो बेटा, कितना भी तुम वैज्ञानिक रूप से चले जाओ कि काम वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मानव संबंधी भी होता है कि इंसान की क्या फीलिंग्स है, इंसान को क्या फील हो रहा है। मानव संबंधी सिद्धांत हम आगे करेंगे, यूनिट 2 में उसमें समझाऊंगी। तो ये कि इनके विचारों की आलोचना होने लग गई, लोगों ने क्या कहने लग गया कि ये जो सिद्धांत है ना, ये तो कहावतें हैं, कुछ नहीं है इनकी वैल्यू, तो सिर्फ कहावतें, इनकी आलोचना बहुत होने लग गई, इनको चुनौतियां मिलने लग गई कि इन्होंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत बताए ना, इनके ऊपर कटाक्ष आने लग गए कि भाई तुम्हारे सिद्धांत की क्या वैल्यू है, तुम क्या बोल रहे हो, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो बेकार है, ऐसे ऐसे इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने लग गई एक तरीके से। और इसकी डेट देखो 1938 से 47 वाली है कि आज़ादी के समय वाला, जब हम आज़ाद होने वाले थे उससे पहले का समय है ये। ठीक है, इस समय क्या थी, लोगों की थोड़ी सी सोच बड़ी हो गई थी, लोग लड़ने के लिए खड़े हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, थोड़ी सी सिचुएशन ऊपर आ गई थी, थोड़ा अच्छी हो गई थी। ठीक है, अब इस वाली में क्या है कि आज़ादी के समय चुनौती का युग, क्योंकि पहले राजनीतिक स्थिति कितनी खराब चल रही थी उस वक्त, सोचो कि कैसी सिचुएशन थी राजनीति की, कितनी ज़्यादा उथल पुथल वाली सिचुएशन थी उस वक्त। क्या है, ये सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है इस बात की। ठीक है, निजी क्षेत्र जो हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, बाजार वगैरह हो गए, ये जनता की जो आवश्यकता है ना, जो जनता की मांग है, उसको पूरा करने में विफल हो गए। ठीक है, लोग अगर सोचो, अगर सरकारी स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल ही जाएंगे, अब प्राइवेट स्कूल भी कुछ नहीं कर पा रहे तो कहाँ जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल पे अगर जाता है बंदा और वहाँ भी तुम्हें इलाज नहीं मिल रहा, सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं, उसके बाद तुम पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हो, पब्लिक कह रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हें इलाज ना मिले तो सोचो कैसी सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए इसे कहा जा रहा है चुनौती का युग, क्योंकि जो निजी सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी विफल हो रहा था यहाँ पे। राजनीतिक स्थिति तो थी खराब, राजनीति की तो स्थिति जीरो थी, पर प्राइवेट जो सिचुएशन थी वो भी खराब हो रही थी, और चुनौतियों का युग था। जो भी ऊपर ये दोनों में सिद्धांत है ना, इसके खिलाफ लोग खड़े हुए थे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है फोर्थ वाला भी आपका, इसका क्या कहता है, असीमता का संकट। अब इसमें भी यही है, पहले चुनौतियां मिलने लग गई, लोग खिलाफ खड़े हो गए, अब आ गई असीमता का संकट। अब ये देखो आज़ादी के बाद का समय, 47 में हम आज़ाद हुए, 48 से 70 तक का समय है ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक जो इन्होंने वो दिया था सिद्धांत प्रशासन का, पोस्ट कॉर्प के हिसाब से चलाओ, उसकी तो पूरी तरीके से आलोचना होने लग गई। ठीक है, बड़े पैमाने पर इस पे आलोचना होने लग गई, और क्या बड़ा परिवर्तन होने लग गए, बड़े बड़े परिवर्तन होने लग गए, लोगों की सोच अलग बदलती चली गई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, साइंस जो सिद्धांत था इनका, साइंस वाला वैज्ञानिक सिद्धांत से इनकी सोच कहाँ चली गई, अंतर अनुशासन अध्ययन पर चली गई, कि भाई खुद पे तो वर्क करो, अंतर अनुशासन अध्ययन पर।
इसका मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है बेटा, कि खुद की जो डिसिप्लिन है वो भी तो होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर पर जोर देने लग गए। ठीक है, कि तुम ये वाली चीज़ भी तो देखो कि अगर किसी सामने वाले बंदे के पास इतनी पावर तो हमें भी तो उसके बराबर आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हमारी कैसी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस बनाना पड़ता है पावर का, और उसमें सिर्फ साइंस साइंस नहीं देखी जाएगी, सिचुएशन देखी जाएगी, क्या सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी बुक आ गई, फोर्थ वाले में एक और बुक का नाम याद लिखो बेटा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 प्रॉब्लम्स, नहीं, द बुक ऑफ साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, बुक का नाम ही है 3 प्रॉब्लम्स। इसको अच्छे से लिख लो, इसको याद करो। अब इसमें क्या है, इसने इसने 3 प्रॉब्लम्स के बारे में मेनली बताया कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि साइंस जो है ना मूल्य मुक्त है, साइंस में ना मूल्य नहीं है कोई, जबकि क्या है मूल्य ही प्रशासन है। इन्होंने पहली क्या बोली है प्रॉब्लम, कि साइंस में ना कोई मूल्य नहीं है। मूल्य क्या होता है, हमारी नैतिकता वगैरह, हमारी नैतिकता, हमारी सोच क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है। कि मान लो कोई एक गरीब इंसान है, तुम ये बोल रहे हो साइंस के हिसाब से कि सबको इक्वल देना है, पर एक अगर किसी के पास नहीं है तो उसे ज़्यादा दे दो, उसे ज़रूरत है। थोड़ी सी एक मूल्य वाली बात हो गई ना, एक थोड़ी क्या बोलूँ, इंसानियत जैसी टॉपिक हो गया ये, कि अगर किसी के पास नहीं है तो उसे अगर एक्स्ट्रा देते तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो ये यही बोल रहा है कि साइंस जो है ना वो मूल्य मुक्त है, विज्ञान जो है मूल्य मुक्त है, लेकिन जबकि प्रशासन जो है ना वो तो खुद ही मूल्य है। प्रशासन क्या है, एक मूल्य ही तो है, एक नैतिकता है कि तुम्हें काम करना है, तुम उस काम को कैसे करोगे। लोगों की समस्या जब समझ पाओगे तभी तो काम करोगे, बिना समझे लोगों की समस्या का तुम काम करना चाह रहे हो। ठीक है, दूसरी बार उन्होंने क्या बोली, लोक प्रशासन में साइंस के विकास के लिए मानवीय पक्षों की अध्ययन आवश्यक है। अभी इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम साइंस जो तुम वैज्ञानिक प्रबंध वो ला रहे हो सिद्धांत, वो ठीक है तुम्हारे, लेकिन उसमें भी ना अगर तुम चाह रहे हो वैज्ञानिक प्रबंध को रखना, उसके लिए मानव पक्षों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। बिना मानव की पक्षों को रखे, मानवीय पक्ष जो है, मानव की जो एक हमारी फीलिंग होती है, उसको अगर तुम नहीं ध्यान में रखा तो ये जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है। क्योंकि जनता के लिए तो काम कर रहे हो और जनता को तुम कुछ नहीं समझ रहे, तो फिर क्या कारण, क्या हुआ, नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ये इस बुक के इन्होंने पूरे बताया। असीमता का संकट बताया गया इसमें चौथे चरण में। पांचवें चरण में क्या हुआ, अब हो गए सार्वजनिक नीति का परिप्रेक्षण। इसमें क्या है, न्यू चीजें हो गई, नवाचार आ गया, नई चीजें आने लग गई। कारण क्या है इसका, ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क्स मिल गए, अब आगे का समय आ गया ना, विकास हो रहा है। तो ये कि जब तुम ग्लोबलाइजेशन हुई, चीज़ें बढ़ी, तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिला, हमें आगे देखने का मौका मिला। ग्लोबलाइजेशन में बहुत फर्क पड़ा कि अब आगे और लोग क्या कर रहे हैं, लोक नीतियों का विश्लेषण होने लग गया कि भाई उनकी इन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, नेटवर्क से हम देखो जुड़ गए ना, हमारे पास फ़ोन है। हम अब देखो, आप खुद सोचो, पहले के ज़माने में जो लोग यहाँ रह रहे हैं गांव में, उन्हें दूसरे गांव तक का भी पता नहीं होता था कि दूसरे गांव में क्या चल रहा है। लेकिन आज देखो, हमारे हाथ में फ़ोन है, हमें यहाँ से बैठे टोरंटो में क्या चल रहा है वो भी पता होगा, कनाडा में क्या चल रहा है वो भी पता होगा। कोई छोटी सी भी थोड़ी सी हलचल होती है हमें पता चल जाता है, फ़ोन में सारी न्यूज़ आ जाती है, टीवी में सब कुछ आ जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम आज छुपे हुए हैं। हमें ग्लोबलाइजेशन से कितने वो हुआ है ना, नेटवर्क्स वगैरह बढ़े हैं, लोगों का रहन सहन में फ़र्क आया है। तो इन्होंने यही बोला कि लोक नीतियों का विश्लेषण होने लग गया, न्यू चीज़ें होने लग गई डेवलपमेंट को लेकर कि कैसे किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब इसे नया नाम क्या देने लगा, सुशासन। प्रशासन था ना नाम पहले, अब क्या आ गया, सुशासन। सुशासन क्या था, एक अच्छा शासन। अच्छा शासन लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, नई सिचुएशन को हैंडल कर रहा है कि टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करके अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, पहले के ज़माने में प्रशासन कैसे काम करता था, कॉपी पेन पे, कागजों पे। अब देखो कितने कागज तुम संभाल के रखोगे, कितनी फाइलें रखोगे। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर बेस हो गया सब कुछ। कंप्यूटर में क्या है, एक कंप्यूटर में सारा डाटा आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डाटा रखा जा सकता है, उसमें ढूंढना आसान है, उसमें लिखना आसान है, उसमें रखना आसान है। कागजों में काम करना बहुत डिफिकल्ट है, कितनी सारी फाइलें कब तक रखोगे तुम। तो ये कि टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का, उस नई चीज़ों का प्रयोग करके प्रशासन को सुशासन कैसे बनाया जाए। ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, पूरा आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप एक बार ये कीजिए, अपने 10 को रीड कर लीजिए, उसमें बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसी चीज़ को उसने डिफिकल्ट बताया। 10 सब बच्चों के पास है, उसको पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता तब भी, कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है बेटा, लास्ट वाले में जो 5वां चरण है जो अब तक चल रहा है, इसमें ये क्या, बहुत सारे चेंज आने लग गए, काफ़ी चेंज आने लग गए। अब क्या हो गया, लोग ये सुशासन का ट्रेंड चल गया कि अच्छा एक शासन जो जनता के लिए काम करे। क्योंकि देखा बेटा, समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। अगर तुम पुराने समय में जीते रहोगे, पुरानी चीज़ों पे रहोगे, तो फिर क्या फ़ायदा, समय आगे बढ़ रहा, तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रशासन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक अच्छी सरकार का होना तब लाजमी है, तब वो होगा जब एक अच्छा प्रशासन हो। बिना अच्छे प्रशासन के एक सरकार चल नहीं सकती, क्योंकि काम करने वाले ही अगर कुछ नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चल जाएगी। सरकार का काम सिर्फ यही होता है कि पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी को लागू कराना तो इनका काम है। उस पॉलिसी को बनाने में सब प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ है। प्रशासन तो हेल्प करता है कि कौन सी समस्या को कैसे हल करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ प्रशासन के हाथ में ही होता है। तो ये कि एक अच्छी सरकार के लिए एक अच्छे प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका विकास किया गया। जिसे क्या कहा जा रहा है, प्रशासन का विकास। इसके अलग अलग ये चरण हो गए। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वित तक इम्पोर्टेंट है प्रशासन, इसलिए ये कि इसके ऐसे ऐसे चरण आगे बढ़ते गए समय के साथ तक। 1970 से अब तक जो चरण चल रहा है वो 5वां चरण है, जिसमें क्या है, सार्वजनिक नीति परिप्रेक्षण इसका नाम है ये, जिसमें सारी चीज़ें क्या कहेंगे कि नई नई चीज़ें विकास की तरफ। दूसरे देशों से हम सीख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे हैंडल किया, उनकी इस पॉलिसी को इन्होंने कैसे बनाया, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है बेटा, एक बार ये देख लेते हैं विकास प्रशासन का उदाहरण। अभी उदाहरण बोल रहा है कि क्या मतलब कैसे क्या है ये, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समय समय युक्त आयोजन तथा कार्यकुशलता निर्देशन सरकारी कामकाज द्वारा परिवर्तन लाना विकास प्रशासन का सार है। ये क्या बोल रहा है कि कामकाज के में द्वारा परिवर्तन लाना, उस चीज़ में परिवर्तन लाना, उसको नया करना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, उस काम में आयोजन, कार्यकुशलता, उसमें तुम अपनी स्किल्स दिखाओ, उन सब चीज़ों को क्या कह रहे हैं, विकास प्रशासन। कुछ समय पहले अधिकांश विकासशील देशों की सरकारों ने अपना ध्यान ऐसे विकास पर केंद्रित किया। विकासशील माने जो विकास की तरफ जा रहे हैं, विकास पूरे डेवलप नहीं है, विकास की तरफ जा रहे हैं, विकासशील, डेवलपिंग वाले। इन्होंने कैसे उस पर वो किया, ध्यान दिया, विकास पे केंद्र किया, जिसमें जनता की सहभागितारी हो और जिसमें परिवर्तन में नियोजित हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, जनता की भागीदारी मांगी। जनता की भागीदारी क्या, कि जनता क्या चाह रही है। भाई देखो, काम तुम जनता के लिए करो तो एक बार जनता की भी राय सुन लो कि वो क्या चाह रही है ना। अब बोलते ना कि बात ऐसी बोलो जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे, काम ऐसा करो जो सामने वाले को देख के अच्छा लगे। तो ये यही बोल रहा है कि जब जनता के लिए काम करो तो जनता के ही सुन लो, जनता की बात कर लो, जनता की सहभागीदारी रखो, जिससे परिवर्तन और नियोजन हो। नियोजन माने पूरा वो नियंत्रण हो जाए, परिवर्तन हो, बदलाव लाया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विकास प्रशासन के मुख्य तत्व क्या है। अब ये क्या बोल रहा है कि विकास प्रशासन का मेन चीज़ क्या है, मेन मुख्य तत्व क्या है। मुख्य तत्व, इसमें वे मात्रा केवल विकास के साधन नहीं होते, बल्कि इसमें विकास के साधन होते हैं। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। रचनात्मक तथा नवीनता, रचनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। तुम कैसे क्रिएट कर रहे हो, पुरानी चीज़ों से छोड़ दो, पुरानी चीज़ें अब न्यू दिखाओ। क्रिएटिविटी कैसे कर रहे हो और इनोवेशन कैसे कर रहे हो, नई चीज़ों का तुम कैसे कर रहे हो, नवीनतम कैसे कर रहे हो। इस प्रकार के विकास को क्या बोल रहे हैं, विकास प्रशासन के दो मुख्य तत्व, जिसका मुख्य वो क्या है कि हमारे प्रशासन का विकास हो, उस अच्छे प्रशासन द्वारा जनता का विकास हो। जनता का विकास हो, दोबारा जनता अच्छी सरकार होने के उसलिए अच्छी सरकार होने के कारण दोबारा वोट देगी, सरकार फिर से बन जाएगी। ठीक है, अभी ये बोल रहा है विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या है। अभी बोल रहा है उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्या चाह रही है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है बेहतर, बेहतर माने अच्छा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण बनाना। एक बेहतर समाज जिसमें हम रह रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते, पॉलिटिक्स में सारा, आर्थिक वातावरण अच्छा बनाना, आगे बेहतर बनाना, अर्थात सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण से संबंधित है। राष्ट्र निर्माण माने राष्ट्र बनाना, उससे संबंधित है विकास प्रशासन। यह राष्ट्र के विकास से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का परिणामों पर केंद्रित है। क्या बोल रहा है कि राष्ट्र का विकास, हमारे देश का जो हमें विकास करना है, हमारा देश का जो डेवलपमेंट करना है, उसके लिए संबंधित प्रशासनिक कार्यों से परिणामों पर केंद्रित है। उससे रिलेटेड जितने काम होंगे उस पर केंद्रित है, ये बोल रहा है विकास प्रशासन की परिभाषा। अब ये देखिए कि जो आपने समझ लिया वो आप पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन ये कि एक दो आपको विचारकों का भी लिखना पड़ेगा। इसको एज इट इज़ लिख लो कि इन विचारकों ने क्या बोला है। अब ये विचारक हैं, इन विचारक का नाम क्या है, एडवर्ड विंडनर, इनका नाम ये है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला, इनके विचार क्या है, इनकी सोच क्या है विकास प्रशासन को लेकर। विकास प्रशासन है उन प्रगतिवादी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों जो कि किसी रूप से
कार्य स्तर पर निर्धारित होते हैं को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन की प्रक्रिया है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक मार्गदर्शन है, हम जैसे मार्गदर्शन देते हैं ना कि भाई अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ, ऐसे मार्गदर्शन है ये पूरा कि क्या काम कैसे करना है। ठीक है, विकास प्रशासन प्रगतिवादी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी चीजें ले रहा है ये इसमें। इन सबको आधिकारिक स्तर पर निर्धारित होते हैं। ये सब क्या है, निर्धारित फिक्स्ड होते हैं कि तुम्हें क्या काम कैसे करना, उसकी तो दिशा निर्देश है। मार्गदर्शन बताने वाली प्रक्रिया को विकास प्रशासन बोल रहा है। बेटा लैंग्वेज डिफिकल्ट है इनकी, क्योंकि ये एज इट इज लिखना होता है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। इनके विचार इनको ऐसे ही लिख के याद कर लो, 2 बार लिखो याद हो जाएगा, पेपर में एज इट इज लिखना है। अभी क्या बोल रहा है, योजना के स्तर पर नवाचार। विकास प्रशासन का मुख्य तत्व बता रहा है कि योजना के स्तर पर नवाचार, नवाचार मतलब न्यू, नई चीजें बताओ। पुरानी हो गई योजना, तुम जो प्लानिंग करो इसमें नई चीजें बताओ। जमीनी स्तर पर विकास का महत्व, जमीनी स्तर पर मतलब लोएस्ट ग्राउंड पे जाओ, जमीनी स्तर पर। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर काम करो, तुम सारे अमीरों को सुविधाएं दे रहे हो, अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक जा रही सुविधा, नीचे आओ। जो जमीनी स्तर पर बिल्कुल तब बिल्कुल पिछड़े वर्ग है ना, हाशिए पर है जो बिल्कुल, उनका विकास पे महत्व दिया गया है कि गाँव में जो बस रहे हैं लोग, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो नॉलेज भी नहीं है कि हमारे भाई क्या सिचुएशन है, हमें कैसे हैंडल करनी है। उन तक के लिए विकास को कहा गया। ठीक है, इन्होंने ये बोला विकास प्रशासन का ये मुख्य है। संसाधनों के रूप में मानव पूंजी का विकास, मानव पूंजी का विकास संसाधनों के रूप में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराया जाए, लोगों का यूज किया जाए। मानव पूंजी इसी को कहा जाता है ना कि वर्कर्स भी तो होना चाहिए। कोई भी काम तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास वर्कर्स नहीं तो तुम कैसे करोगे। मानव पूंजी इसी को कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराया जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, लोगों को भी आमदनी मिलेगी, उनकी आय हो जाएगी, उनकी जीविका हो जाएगी। समाज में तेजी से बदलाव लाने और न्याय संगत और विशिष्ट सामाजिक व्यवहार लाने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासन के साथ साथ चल रहे। क्या बोल रहे हैं ये कि न्याय संगत, न्याय हो भाई, कुछ भी अन्याय जैसी सिचुएशन ना हो, न्याय हो, बदलाव हो। सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रशासन के साथ साथ चलना होगा। सब कुछ बैलेंस आउट करते हुए न्याय के हिसाब से चलो। ये ना हो कि तुमने विकास के लिए किसी दूसरे का बुरा कर दिया, कि किसी एक का भला करने के चक्कर में दूसरे का बुरा कर दिया, ऐसे ना हो। न्याय संगत हो, कि तुम्हारी जो पूरी बात है वो न्याय के आधार पर हो। सब कुछ बैलेंस करते हुए तुम चलो। ठीक है, समाज तेजी से बदल रहा है, बदलाव तुम लाने के लिए तुम उसको चेंज कर रहे हो। प्राकृतिक सिद्धांतों से सबसे प्रभावित और कुशल प्रयोग के विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रभावशाली तंत्र की स्वतंत्रता। अभी बोल रहा जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, पानी है, तेल हो गया, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है, उनका तुम किस प्रकार से उपयोग करोगे विकास के लिए। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध विकास कर वो कर रहे तुम उसका उपयोग, उस उपयोग से क्या हो रहा है, हाँ वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तुम्हारे प्राकृतिक संसाधनों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को कैसे यूज़ करना उसको भी देखो, कैसे उसको बचाना है। खराब नहीं करना कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया तुमने, डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा पानी लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। कैसे उसको बचाते हुए चलना है, उसको कैसे करना है कि वो एक सतत पोषणीय विकास हो। सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा, कि हमने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका यूज़ भी किया, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं होने दिया, उनको दोबारा रिन्यू किया जाएगा कि नई बारिश होगी तो वो पानी भर जाए, वापस बारिश का पानी जो होगा उससे वो भर जाए। पूरी तरीके से उसे ख़त्म नहीं करना। इस तरीके से ये है कि हमको कैसे बचाते हुए प्राकृतिक संसाधनों को बैलेंस करते हुए चलना है। यहाँ पे इन्होंने क्या बैलेंस वाली बात बोली कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर जगह से बैलेंस करना है। यहाँ इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों बोल दिया। तो यही है विकास प्रशासन जो है, इसमें ऑलराउंड देखा जाएगा सब कुछ, हर चीज़ को कैसे बैलेंस आउट करके चलना है और तुम्हें उस चीज़ को नया कैसे करना है, नई चीज़ें करनी है, नए समय के हिसाब से उसको कैसे बैलेंस करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, ये वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ ना समझ आई कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंस्टा पे मैसेज कर दिएगा, मैं वहाँ रिप्लाई कर